हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया पवार अगेन और हम कर रहे थे ACF और फॉरेस्ट रेंजर एग्जामिनेशन की तैयारी में हमने बहुत सारे टॉपिक देख लिए। लास्ट टॉपिक मैंने कल उठाया था, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। जैव विविधता की डेफिनेशन हमने देख ली। डेफिनेशन के साथ हमने टाइप्स क्या होते हैं उसके देख लिए, अल्फ़ा बीटा गामा एक्सेट्रा। साथ ही साथ हमने दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी देख लिए, स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस। उसके हिसाब से हमने अल्फ़ा बीटा गामा जो डाइवर्सिटी है उसको डिफाइन किया था। ठीक है, तो आज देखते हैं और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, लेक्चर्स देखते रहिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का पहला टॉपिक है स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है, स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होता है? तो एक रेशियो होता है या क्या होता है, अनुपात होता है, जिसमें हम एक जो प्रजाति की पॉपुलेशन है या जनसंख्या है कि स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है उसको टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जितने भी होंगे सारी प्रजातियों के किसी भी बायोम में उससे रिप्रेजेंट करते हैं। आपको जैसे पता है, अगर रेशियो या अनुपात आपको बताना है तो आप कैसे बताते हो? P/Q के फॉर्म में, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड P बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर इसमें बिलोंग करता है। अब नेगेटिव में तो कोई स्पीसीज हो नहीं सकती, इसीलिए ये क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हो एक स्पीसीज की जनसंख्या या एक प्रजाति की जनसंख्या या पॉपुलेशन को सारे जो ऑर्गेनिज्म है किसी भी बायोम्स में अलग अलग प्रजातियों की उनके रेशियो के हिसाब से। अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो डाइवर्सिटी इनफाइनाइट होगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक प्रजाति की पॉपुलेशन को तुलना में 0 मान रहे हो और जो क्यू है वो टोटल बता रहा है तो क्या होगा, इन्फिनिटी आपकी क्या होगी, डाइवर्सिटी होगी। 1 होती है मतलब नीचे भी 1 और ऊपर भी 1, तब 1 आएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एक ही स्पीसीज उस जगह पर प्रेजेंट है या एक ही प्रजाति वहाँ पर प्रेजेंट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब स्पीसीज डाइवर्सिटी को आप कैसे मेजर करेंगे? तो किसी भी इकोलॉजिकल कम्युनिटी में या समुदाय में आपको स्पीसीज रिचनेस भी देखने को मिलेगी। मैंने कल आपको बता दिया था स्पीसीज रिचनेस क्या होती है और इवननेस क्या होती है। रिचनेस मतलब कितने नंबर ऑफ स्पीसीज है, और इवननेस मतलब जैसे कि मैंने बताया था 4, 5, 6 और ऐसे ही बताया था 1, 4, 5। तो इसमें इवननेस किस में देखने को मिल रही है? ये फॉरेस्ट ए मैंने बताया था, है ना। तो फॉरेस्ट ए में क्या दिख रही है आपको? जैसे मान लीजिए टाइगर है, रैबिट है, काऊ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है, इवननेस, और यहाँ इवननेस नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक इसलिए मैंने कहा था कि जो भी मैं टर्म्स बता रही हूँ आपको बहुत अच्छे से समझने, क्योंकि आपको पता है टर्मिनोलॉजीज एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, तो आपको हर एक टर्म्स को बहुत अच्छे से समझते जाना है। तो स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज इवननेस कहाँ कहाँ यूज़ हुआ, अल्फ़ा बीटा गामा डाइवर्सिटी में हमने देखा, और साथ ही अब हमने स्पीसीज डाइवर्सिटी में भी इसका यूज़ देखा। अब अगर जनरली बात करें तो स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते। कल भी तो मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारी ये पृथ्वी है, इसको बीच से हमने इमेजिनरी लाइन से डिवाइड किया जिसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा या इक्वेटर। ठीक है, तो इक्वेटर से जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे तो स्पीसीज की डाइवर्सिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्यों कम होती जाती है? क्योंकि जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, गिरते जाएगा। तो अलग अलग प्रजातियां, जैसे हमको पता है अलग अलग जो वातावरण है उनमें रहने की उनकी टेंडेंसी रहती है, तो उस हिसाब से डाइवर्सिटी कम होते जाएगी। कुछ ही ऐसे रहेंगे जो ठंडे वातावरण में अपने आप को ढाल पाएंगे, कुछ जो रहेंगे नहीं ढाल पाएंगे। तो इस तरीके से स्पीसीज डाइवर्सिटी एडेप्टेशन के साथ हमको देखने को मिलती है। कुछ एक्सेप्शन भी इसमें है, जैसे कि ट्रॉपिक्स, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के एरिया को क्या कहते हैं, ट्रॉपिक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा स्पीसीज रहेगी। टेम्परेट और पोलर जोन, टेम्परेट जोन कौन सा रहेगा, जैसे आपको पता है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसको, टेम्परेट को। अभी देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमने भूमध्य रेखा, ये इक्वेटर बनाया था, ये बनाया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये बताया था
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या कर्क रेखा या मकर रेखा और ये भूमध्य रेखा, ये बनाया था। यहाँ पर जो होता है ये होता है आर्कटिक सर्कल और ये होता है एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। तो ये वाला कौन सा एरिया था, ये एरिया था हमारा ट्रॉपिक्स का, और ये जो एरिया है ना इसको कहते हैं टेम्परेट। क्या कहते हैं? टेम्परेट। मतलब जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का जो भाग है, या मकर रेखा या आर्कटिक सर्कल के बीच का जो भाग है उसको कहते हैं टेम्परेट जोन। और यहाँ पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा और जो अंटार्कटिक सर्कल है उसके बीच का जो भाग है उसको भी कहते हैं टेम्परेट जोन, ठीक है। तो इस तरीके से टेम्परेट जोन होंगे। और ये जो आर्कटिक सर्कल के ऊपर वाला जो भाग है ना उसको, और ये अंटार्कटिक सर्कल के नीचे वाला जो भाग है उसको कहते हैं पोलार जोन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये ज्योग्राफी का पोर्शन है, लेकिन ये टर्म्स आ गए थे इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करते जा रही हूँ, ताकि आपका कुछ भी इसमें से ऐसा ना हो कि जो समझ में ना आया हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डाइवर्सिटी कम देखने को मिलेगी, और सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगी, तो ये ट्रॉपिक्स में। गाइस, अगर आपको PDF मिलने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो आप इस स्क्रीन का ही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसलिए मैं सारे नोट्स से ही पढ़ाती हूँ, ताकि अगर किसी को नोट्स के लिए दिक्कत आ रही है तो डायरेक्टली वो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सके, ठीक है। तो हिंदी में भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूँ। अगर किसी भी बायो में सभी प्रजातियाँ जो हैं उसमें जीवों की कुल संख्या पर एक प्रजाति की आबादी का अनुपात अगर आप देखोगे तो उसी को हम कहते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी, ठीक है। और अगर 0 होता है तो अनंत विविधता होगी, और एक ही प्रजाति कब रिप्रेजेंट होगी, जब आप एक उसका आंसर आता है तो, ठीक है। अब ट्रांसलेशन में थोड़ा देख सकते हैं, क्योंकि मैं गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर रही हूँ, लेकिन कोशिश यही है कि जो टर्म्स है ना उसको एज इट इज़ मैं इसमें डाल पाऊँ। फिर भी आप लोग को इंटेलिजेंट है, आप लोग इसको थोड़ा सा मेकआउट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। PDF में अवेलेबल आपको करा दूँगी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखते हैं स्टेबल कम्युनिटी। स्टेबल कम्युनिटी क्या होगा? उसमें क्या होगा, ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगी प्रोडक्टिविटी में। अगर आप एक साल से दूसरे साल को कंपेयर करते हैं या सालाना दर पर उसको देखते जाते हैं, ये क्या होगा, या तो रिसाइलेंट होगा या रेजिस्टेंट होगा, ताकि ओकेशनल जो डिस्टर्बेंस हो रहा है और नए जो भी प्रजाति आनी है, स्पीसीज आ रही है, उनके इन्वेजन को रोकना है, ठीक है। तो उस तरीके से ये स्टेबल कम्युनिटी हो जाएगी। तो स्थिर समुदाय क्या है? एक स्थिर समुदाय का अर्थ होता है कि वर्ष दर वर्ष उत्पादकता में बहुत भिन्नता नहीं होती है, या जो सामयिक गड़बड़ी जो होती है ना, ठीक है, प्राकृतिक या मानव निर्मित जो भी सामयिक समय के साथ जो गड़बड़ी होती रहती है उसके लिए प्रतिरोधी होना या लचीला होना, ठीक है, जो कि विदेशी प्रजातियों द्वारा आक्रमण के लिए प्रतिरोधी होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होगा? अलग अलग हैबिटाट होंगे। मतलब हैबिटाट मतलब एक जगह पर कोई भी जीव है उसकी रहने की टेंडेंसी हो जाती है, ठीक है, और वो उस हिसाब से अपने पर्यावरण के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है और वहाँ रहने की उसकी हैबिट हो जाती है। देन इट इज़ कॉल्ड एज हैबिटाट। हैबिटाट क्या होता है? क्यूमुलेटिव फैक्टर है। इसमें क्या क्या अफेक्ट करेगा? जलवायु, क्लाइमेट, वेजिटेशन, वनस्पति, ज्योग्राफी, भूगोल किसी भी रीजन का। इसमें क्या क्या इंक्लूड होंगे? बायोलॉजिकल जोन होंगे, जैसे कि एक लेक हो सकता है, ठीक है, डेजर्ट हो सकता है, मरुस्थल हो सकता है, कोस्ट हो सकता है, तट हो सकता है, एस्चुरीज हो सकता है। आपको जैसे पता है कि हमारे इंडिया में जितनी भी नदियां हैं जो वेस्ट साइड में बह रही है, ठीक है, वेस्ट साइड बह रही है, वो क्या कहती है, इवेंचुअली अचानक से जाके समुद्र में गिरती है, तो ये क्या निर्माण करती हैं? एस्चुरीज का। और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो धीरे धीरे क्या करती हैं? डिपॉजिट करते जाती हैं। डिपोजिशन के कारण ही वो क्या बनाती हैं? तो डेल्टा, ठीक है। तो एस्चुरीज कौन सी रिवर बनाएंगी? जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जैसे नर्मदा और तापी,
तो ये हो गया एस्चुरीज और डेल्टा में डिफरेंस। साथ ही अल्पाइन मेडूज, ये सारे जो जगह हैं या वेटलैंड हो गए, मैंग्रोव्स हो गए, कोरल रीफ्स हो गए। कोरल रीफ्स आपको पता है कहाँ मिलेंगे, तो लक्षद्वीप में, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि लक्षद्वीप में आपको कोरल्स मिलेंगे। कोरल्स नथिंग बट एक देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक एल्गी पाई जाती है जिसको कहते हैं हम ज़ूज़ैंथले। याद रखिएगा, एल्गी पाई जाती है जिसका नाम है ज़ूज़ैंथले, ज़ैंथले, ठीक है। अब ये जो ज़ूज़ैंथले रहती है ना ये एक जो एक टाइप का वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर, उसमें आकर के जमती है। तो इससे क्या होता है, जो ज़ूज़ैंथले रहती है एल्गी, उसको क्या मिलता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिलता है। साथ ही साथ जो कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर है ना, उसको क्या मिल जाता है, फूड मिल जाता है। तो इस तरीके से ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहे। लेकिन जैसे ही पॉल्यूशन बढ़ता है, ज़ूज़ैंथले जो होते हैं या जो एल्गी होती है वो मरने लगती है, और जब हम देखते हैं तो सिर्फ उसमें कैल्शियम कार्बोनेट के हड्डी जैसे स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलते हैं। इसी को कहते हैं कोरल का एंडेंजर हो जाना या कोरल्स की ब्लीचिंग हो जाना, ठीक है। कोरल ब्लीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। ये इसमें अभी टॉपिक आ गया कोरल्स का, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। जो एल्गी होती है वो कौन सी होती है, याद रखिएगा, ज़ूज़ैंथले, ठीक। तो मैं आपको क्या बता रही थी, बायोलॉजिकल जोन्स हो सकते हैं किसी भी हैबिटाट में, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हम देख रहे थे। तो क्या क्या हो सकता है, लेक हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है, तट हो सकते हैं, एस्चुरीज हो सकती है, वेटलैंड, मैंग्रोव्स और कोरल रीफ्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपको ये टर्म्स याद करने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ भी समझ में नहीं आता है, पीडीएफ को रिफ़र कर लीजिए। फिर भी समझ नहीं आता है तो मैं तो हूँ ही, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर इकोसिस्टम लेवल पर हम देखें तो इंडिया का अगर इस टेंस पे देखें कि इसके डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव्स है, कोरल रीफ्स है, वेटलैंड्स है, एस्चुरीज है और अल्पाइन मीडूज है, यहाँ पर इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, ना कि स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज़ है, नॉर्वे एक्सेट्रा की। जैसे आपको पता है यूरोप के ऊपर साइड में 3 मेजर कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है। तो ये जो सारी कंट्रीज़ है, जैसे कि आप सब जानते हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ है। यहाँ पर उतनी स्पीसीज डाइवर्सिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी जितने की कहाँ मिलेगी, इंडिया में। तो ये एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी दिया हुआ है गाइस, मैं इसको एक बार पढ़ देती हूँ, आप एक बार नोट से देख लेंगे। अब इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिक विविधता, ठीक है। पारिस्थितिक विविधता में क्या होगा, विभिन्न प्रकार के आवासों की संदर्भित करती है ये उनके निवास स्थान, ठीक है। एक क्षेत्र का जलवायु हो सकता है, वनस्पति और भूगोल का जो संचयी कारक ये होता है। इसमें विभिन्न जैविक क्षेत्र शामिल हैं, जैसे कि झील हो सकता है, रेगिस्तान हो सकता है, तट, मुहाना, आर्द्र भूमि, मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियाँ आदि। रेखे कोरल जो मैंने आपको बताया था, ज़ूज़ैंथले, ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर, उसके ऊपर होते हैं छोटे छोटे एल्गी जिसको कहते हैं ज़ूज़ैंथले। तो ये होती है प्रवाल भित्तियाँ। ये कहाँ मिलती हैं, तो लक्षद्वीप में। पारिस्थितिकी तंत्र के स्तर पर अगर देखा जाए, भारत का अगर उदाहरण आप ले रहे हैं तो ये अपने रेगिस्तान, वर्षावन, मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियाँ, आर्द्रभूमि, मुहाना और अल्पाइन घास के कारण से नॉर्वे की तरह एक स्कैंडिनेवियन देश की तुलना में अधिक पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता इसमें देखने को मिलती है ना। नॉर्वे की कंट्री है ये स्कैंडिनेवियन। चलिए अब देखते हैं एंडेमिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो सारे टर्म्स आप पढ़ रहे हैं, आप यूपीएससी लेवल का पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ये काम आने वाले। आपको पता है जैसे कि जो यूपीएससी का प्रीलिम्स था वो भी पोस्टपोन्ड हो चुका है, ठीक है। और कारण यही है कि यहाँ पर जो कोरोना महामारी चल रही है, हमारे देश में नहीं, विश्वव्यापी ये महामारी चल रही है, उसके कारण से बहुत सारे एग्ज़ाम्स है वो डिले हो गए। मे बी ये भी हो सकता है कि एसीएफ का एग्ज़ाम भी आपका डिले हो जाए, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी पूरी रखिए। अगर कल एग्ज़ाम, अगर डिक्लेरेशन हो गया, 1 सप्ताह बाद एग्ज़ाम है, तो आपको तो देना ही पड़ेगा ना, और क्वेश्चंस तो सेट होंगे ही होंगे।
टफ भी हो सकते हैं, इजी भी हो सकते हैं, तैयारी रहेगी तो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसलिए इंतज़ार मत करिए कि एग्ज़ाम का जब ये आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तब आप पढ़ने बैठेंगे, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी दिग्गज लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं और उनके साथ आपको compete करना है। और आपको पता है लॉकडाउन के कारण से बहुत सारे लोग घर पे ही हैं और इवन जो जॉब्स में हैं वो भी घर पे हैं, तो वो भी तैयारी करेंगे। तो आपको अपनी तैयारी बेहतर रखनी है, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है एंडेमिज़म। एंडेमिज़म आप समझते हैं क्या है? अगर देखिए इंडिया में तो लगभग 2 लाख स्पीसीज से ज़्यादा यहाँ पर मिलती है प्रजातियाँ, जिसमें वो इंडिया तक ही सीमित है। एंडेमिक मतलब इंडिया तक ही सीमित है। एंडेमिज्म क्या होता है? इकोलॉजिकल स्टेट होता है किसी भी स्पीसीज का कि वो किसी जोग्राफिकल लोकेशन में क्या रहे, किसी भी जोग्राफिकल लोकेशन तक सीमित रहे, ठीक है। जैसे कि आइलैंड हो गया, कोई नेशन हो गया, कंट्री हो गया, या अदर डिफाइंड जोन, ठीक है। तो इसी तरीके से किसी एक प्रजाति का किसी के स्थल पर ही सीमित रह जाना उसको कहते हैं एंडेमिज्म, ठीक है। और किसी भी हैबिटेट टाइप में वो रह सकते हैं। ऑर्गेनिज्म इंडिजिनियस टू अ प्लेस आर नॉट एंडेमिक टू इट इफ़ दे आर ऑल्सो फाउंड एल्सवेयर। अगर मान लीजिए कंट्री ए है, ये कंट्री बी है, ठीक है, यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ठीक है, और वो यहाँ पर नहीं है, तो ये क्या होगा यहाँ के लिए, कंट्री ए के लिए एंडेमिक। लेकिन अगर ये यहाँ पर भी एक भी मिल गया या एक प्रजाति यहाँ पर मिल गई तो ये एंडेमिक नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए एंडेमिज्म क्या होगा? किसी एक कंट्री, नेशन या कोई जगह पर सीमित रह जाना किसी प्रजाति का, उसको कहते हैं एंडेमिज्म या स्थानिकता। तो पर्टिकुलर टाइप के जो एनिमल और प्लांट है एंडेमिक हो सकते हैं किसी भी जोन के लिए, स्टेट के लिए, कंट्री के लिए। एक्सट्रीम अपोजिट ऑफ एंडेमिज्म क्या होता है? कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको हिंदी में भी। भारत में लगभग 2 लाख से अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें से कई भारत में स्थानिक रूप से रहते हैं, जिसको ही हम कहते हैं एंडेमिज्म। एंडेमिज्म एक प्रजाति की पारिस्थितिकी स्थिति है जो एक परिभाषित भौगोलिक स्थान के लिए अद्वितीय है, जैसे एक द्वीप में हो सकती है, राष्ट्र में हो सकती है, देश या अन्य परिभाषित क्षेत्र या निवास स्थान में हो सकती है। जीव जो किसी स्थान के लिए स्वदेशी हैं वे इसके लिए स्थानिक नहीं है यदि वे कहीं और पाए जाते हैं, ठीक है। और एक विशेष प्रकार का जानवर या पौधा एक क्षेत्र, एक राज्य या एक देश के लिए स्थानिक हो सकता है। एंडेमिज्म का चरम विपरीत अगर देखें तो क्या होता है? कॉस्मोपॉलिटन वितरण, ठीक। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कीस्टोन स्पीसीज। याद रखिएगा, कीस्टोन स्पीसीज क्या होता है? जिसका एडिशन हो या लॉस हो किसी भी इकोसिस्टम से, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र से, किसी प्रजाति की विलुप्ति होना या उसका एडिशन होना, जिसके कारण से बहुत मेजर चेंज आ जाए, किसी भी स्पीसीज का या अदर स्पीसीज के अकरेंस में विद इन दैट एरिया, ठीक है। कुछ ऐसी स्पीसीज होती है किसी भी इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र में जिसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ताकि अदर स्पीसीज जो है या अदर प्रजातियां जो है किसी भी इकोसिस्टम में उनकी प्रेजेंस रहे, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। और जैसे कि सारे जो टॉप प्रेडेटर्स हैं, ठीक है, सारे जो टॉप प्रेडेटर्स हैं, प्रेडेटर्स कौन कौन? लायन, टाइगर, क्रोकोडाइल और एलिफेंट, इनको कीस्टोन स्पीसीज माना जाता है बिकॉज ये क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं एनिमल पॉपुलेशन को इनडायरेक्टली। इसलिए टॉप प्रेडेटर्स को हम कंसिडर करते हैं कंजर्वेशन के लिए। जैसे आपको पता है प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर किस लिए चल रहा है? ताकि आप एनिमल पॉपुलेशन जो भी है उनको रेगुलेट कर पाएँ। अगर कीस्टोन स्पीसीज लॉस हो जाती है तो क्या होगा? इसके कारण से सारे इकोसिस्टम जो होगी वो क्या हो जाएगी? डिग्रेड हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लें, अगर कोई प्लांट स्पीसीज है जैसे एबोनी ट्री हो गया या इंडियन लॉरेल हो गया, ये एक्सक्लूसिवली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? तो बैट्स पे डिपेंड करते हैं अपने पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। बैट्स जैसे आप सब जानते हैं, कोरोना ऑल द वे, तो कोरोना बैट्स के कारण फैल रहा है, लेकिन जो इंडियन ट्री है एबोनी और इंडियन लॉरेल, ये जो है
ये बैट्स पे डिपेंडेंट होते हैं पॉलिनेशन के लिए। अगर बैट की पॉपुलेशन रिड्यूस हो गई तो आप क्या कर सकते हैं, जो पर्टिकुलर रीजनरेशन है इन प्लांट्स का वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज में हमने टॉप प्रेडेटर्स का एग्जांपल देख लिया। आई होप आपको सारे टर्म समझ में आ रहे होंगे। मेरी यही कोशिश है कि आपको सब कुछ समझ में आए और वो आप बहुत अच्छे से तैयारी करें। इट इज़ वन स्टेप टू मेक एजुकेशन रिवॉल्यूशन, नथिंग कमर्शियल अबाउट इट। ओके, फाउंडेशन स्पीसीज देख लेते हैं अब। फाउंडेशन स्पीसीज क्या होंगी, डोमिनेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर होंगे किसी भी इकोसिस्टम में। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एबेंडेंस एंड इन्फ्लुएंस, मतलब कितनी मात्रा में वो हैं और कितना उनका प्रभाव पड़ता है, उस हिसाब से जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होंगे किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के, ठीक है, वो होते हैं फाउंडेशन स्पीसीज। इसके एग्जाम्पल क्या है, केल्प इन केल्प फॉरेस्ट, कोरल्स इन कोरल रीफ्स। कोरल्स इन कोरल रीफ्स मतलब लक्षद्वीप मैंने बताया था। अब फ्लैगशिप स्पीसीज कौन सी होती है, फ्लैगशिप स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती है जिसको चूज़ किया जाता है ताकि वो इन्वायरमेंट के कॉज को रिप्रेजेंट कर सके, जैसे कि इकोसिस्टम में कहाँ पर आपको संरक्षण की ज़रूरत है या कंजर्वेशन की ज़रूरत है। चलिए कीस्टोन स्पीसीज को अब देख लेते हैं हिंदी में। मूल तत्व जाति कहते हैं इसको हम। कीस्टोन प्रजाति एक ऐसी प्रजाति है जिसके पारिस्थितिकी तंत्र से नुकसान या नुकसान के अलावा कम से कम एक अन्य प्रजाति के घटने में या होने में बदलाव होते हैं। ठीक है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ प्रजातियों को उस पारिस्थितिकी तंत्र में कई अन्य प्रजातियों की उपस्थिति का निर्धारण करने से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सभी शीर्ष जो शिकारी होते हैं जैसे कि टाइगर, शेर, मगरमच्छ, हाथी को कीस्टोन प्रजाति माना जाता है क्योंकि वे सभी अन्य जानवरों की आबादी को अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करते हैं। इसीलिए शीर्ष जो शिकारी होते हैं को संरक्षण में बहुत विचार दिया जाता है। यदि कीस्टोन प्रजाति खो जाती है तो यह पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के शरण में परिणत होती है। उदाहरण के लिए देखें तो कुछ पौधों की प्रजातियां जैसे कि अबोनी ट्री या इंडियन लॉरेल जो होती हैं विशेष रूप से इसके परागण के लिए चमगादड़ों पर निर्भर करती है। यदि चमगादड़ की आबादी कम हो जाती है तो विशेष पौधों का उत्थान अधिक कठिन हो जाता है। अब देखते हैं नींव प्रजाति। फाउंडेशन प्रजाति या नींव प्रजाति बहुतायत प्रभाव के संदर्भ में एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख प्राथमिक उत्पादक है। उदाहरण है जैसे केल्प जंगलों में केल्प या प्रवाल भित्तियों में कोरल। ठीक है, फ्लैगशिप प्रजाति देख लेते हैं। एक प्रमुख प्रजाति एक पर्यावरणीय कारण का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी जाती है। जैसे कि संरक्षण की आवश्यकता में एक पारिस्थितिकी तंत्र में हम क्या पारिस्थितिकी तंत्र में हमको पता लगता है ये कि कौन सी फ्लैगशिप प्रजाति है। फ्लैग लगाना मतलब आप डेंजर को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको फ्लैगशिप प्रजाति का पता चलता है। अब ये कैसे आप पता करेंगे, तो ये जो स्पीसीज है ये वल्नरेबिलिटी, अट्रैक्टिवनेस, डिस्टिंक्टिवनेस इन ऑर्डर टू एंडेंजर सपोर्ट एंड एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द पब्लिक एट लार्ज। मतलब जैसे कि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में जैसे पहाड़ी मैना सबसे ज़्यादा इनका संरक्षण और वन भैंसा इनका संरक्षण किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि विलुप्त होने के कगार पे ये है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे कि इंडियन टाइगर, एलिफेंट, जायंट पांडा ऑफ चाइना, लेदरबग, सी टर्टल, ये सारी कौन सी है? एंडेंजर्ड स्पीसीज है। और इन प्रजातियों को बड़े पैमाने पर जनता से समर्थन और पावती प्रदान करने के लिए उनकी भेद्यता, आकर्षण और विशिष्टता के लिए चुना जाता है। उदाहरण है जैसे भारतीय बाघ, अफ्रीकी हाथी, चीन का जो जायंट पांडा है चाइना का, और लेदरबग जो है सी टर्टल, उन सब ये सब क्या है उसके उदाहरण है। अब देख लेते हैं बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। अगर इंडिया की बात करें तो एक मेगा डाइवर्स कंट्री में से एक है इंडिया और अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए जानी जाती है। और इसका मुख्य कारण ये भी है कि यहाँ पर ट्रेडिशनल जो नॉलेज है, पारंपरिक जो ज्ञान है यहाँ पर इंडिया में, वो इसका मेजर सोर्स है। ठीक है,
इंडिया में लगभग 23.39 या 23.39% जो है जोग्राफिकल एरिया वो फॉरेस्ट या ट्री कवर के अंतर्गत आता है, जिसमें से लगभग 2.4% जो लैंड एरिया है। तो इंडिया में लगभग 7% रिकॉर्डेड स्पीसीज है जो ऑलमोस्ट 18% ह्यूमन पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है। अगर स्पीसीज रिचनेस की बात करें तो इंडिया का 7th रैंक होता है मैमल्स के हिसाब से, 9th बर्ड्स के हिसाब से और 5th होता है रेप्टाइल्स के हिसाब से। ये डेटा मैं इसको बताऊंगी कि इसको और अपडेट करना है या नहीं। अगर अपडेट होगा तो मैं इसको अपडेट कर दूंगी, ठीक है। अभी आप इसको ऊपरी तौर पर याद रखिए। अगर एंडेमिज्म की बात करें तो वर्टिब्रेट्स ग्रुप, जैसे मैंने कल बताया था वर्टिब्रेट्स ग्रुप आपको, तो इंडिया की पॉपुलेशन में 10th होता है। बर्ड्स के लिए 69 स्पीसीज पाई जाती हैं या 69 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। रेप्टाइल्स में इसका 5th रैंक है और 156 जो स्पीसीज है रेप्टाइल्स की पाई जाती है। यहाँ पर 7th है। एम्फीबियंस के लिए 110 प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इंडिया का अगर शेयर देखा जाए क्रॉप्स में तो लगभग 44% होता है, वर्ल्ड के एवरेज 11% से, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रेलिम्स है, 5 बायोम्स है, 10 बायोजोग्राफिकल जोन्स है और 25 बायोजोग्राफिकल प्रोविंसेस है। ये सारे टर्म्स मैं आपको समझाऊंगी, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देख लेते हैं इसको हिंदी में। भारत की जैव विविधता, भारत को जैव विविधता और समृद्ध पारंपरिक ज्ञान में से समृद्ध विविध देशों में से एक माना जाता है। भारत में वन और वृक्ष के आर्म भौगोलिक क्षेत्रफल का अगर देखा जाए कंट्रीब्यूशन तो 23.39% है। भूमि क्षेत्र का केवल 2.4% के साथ भारत का लगभग 18% मानव आबादी का समर्थन करते हुए रिकॉर्ड की गई प्रजातियों का लगभग 7% है। और प्रजातियों की समृद्धि के संदर्भ में भारत स्तनधारियों में 7वें स्थान पर, पक्षियों में 9वें और सरीसृप में 5वें स्थान पर है। कशेरुक जो समूह के स्थानिकवादी के संदर्भ में अगर देखें तो भारत की स्थिति में 69 प्रजातियों के साथ, पक्षियों में 10वीं, 156 प्रजातियों के साथ सरीसृप में 5वें और 110 प्रजातियों के साथ उभयचरों में 7वें स्थान पर है। दुनिया की औसत अगर देखा जाए तो 11% की तुलना में भारत में फसलों का हिस्सा 44% है। भारत का प्रतिनिधित्व करता है 2 लोक हो गए, 5 बायोम हो गए, 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हो गए और 25 जैव भौगोलिक प्रांत हो गए। अब देख लेते हैं रिलिम्स क्या है। बायोजोग्राफिकल रिलिम्स क्या होगा? स्पेशियल रीजन होता है जो कि लार्ज होता है, वो किसी भी इकोसिस्टम में शेयर करता है ब्रॉडली सिमिलर बायोटा। बायोटा इन द सेंस किस टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ पर रहेंगे। रेलिम एक क्या होता है? एक कॉन्टिनेंट हो सकता है, सब कॉन्टिनेंट के साइज़ का एरिया हो सकता है, यूनिफाइंग फीचर्स होंगे इसके किसी भी ज्योग्राफी के हिसाब से। वहाँ पर फ्लोरा और फौना कैसा है? फ्लोरा इन द सेंस प्लांट स्पीसीज कैसे है, फौना इन द सेंस एनिमल स्पीसीज कैसे है। इंडिया के रीजन को अगर कंपेयर करे जाए 2 रिलिम्स में तो पहला हो गया हिमालयन रीजन, जिसको जो पैलियोलिथिक जो रेलिम है उसको शो करता है, और रेस्ट जो सब कॉन्टिनेंट है वो मलयन रिलिम को शो करता है, ठीक है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो 8 टेरेस्ट्रियल बायोजोग्राफिकल रिलिम्स है और उनको इस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। नियार्टिक रिलिम हो गया पहला, ठीक है। दूसरा क्या है? पेलियार्टिक जो कि हिमालयन मैंने बताया था। अफ्रीको ट्रॉपिकल जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साइड में। इंडोमलियन मतलब सब कॉन्टिनेंट वाला। ओशियन रिलिम, ऑस्ट्रेलियन रिलिम, अंटार्कटिक रिलिम, नियोट्रॉपिकल रिलिम, ठीक है। इस तरीके से आप रिलिम को क्लासीफाई कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं रिलिम्स। ये आज का लास्ट टॉपिक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा, इसलिए इसको समझ लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे कल। रिलिम्स क्या होता है? किसी भी ज्योग्राफिक क्षेत्र में बड़े स्थानिक क्षेत्र हैं जिनके भीतर पारिस्थितिक तंत्र एक व्यापक रूप से समान कोटा साझा करते हैं। एक भूगोल या जीव जंतु और वनस्पति की एकीकृत विशेषता वाला एक महाद्वीपीय उपमहाद्वीपीय आकार का क्षेत्र हो सकता है रिलिम। भारतीय क्षेत्र को 2 स्थानों से आप कह सकते हैं कि बना है। कौन कौन से स्थान हैं? पहला, हिमालय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पैलियार्टिक दायरा,
दायरे या द्वारा किया जाता है। शेष जो सब कॉन्टिनेंट है या उपमहाद्वीप है हिमालयन दायरे द्वारा दर्शाए गए हैं। दुनिया में 8 स्थलीय जैव भौगोलिक क्षेत्र आमतौर पर पहचाने जाते हैं, जो कि है नियत क्षेत्र, पूरा पाषाण क्षेत्र, उपट्रॉपिकल दायरे, इंदु हिमालयन दायरे, ओशनिक दायरे, ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र और नियो ट्रॉपिकल दायरे। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि रेलिम्स क्या होते हैं। तो अब गाइस बायोम्स मैंने बहुत अच्छी तरीके से एनवायरनमेंट के लेक्चर में समझाया है। अब बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं तो इसमें भी बहुत अच्छे से समझाऊंगी। ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर एनवायरनमेंट भी हम और आगे लेकर के चलेंगे। उसमें मैंने इकोलॉजिकल पिरामिड्स एक्सेट्रा बहुत अच्छे से समझाया है। आप जाकर के उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। गाइज अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, कीप स्टडिंग, आई एम हेयर टू सपोर्ट यू ऑल। थैंक यू।